मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, वैश्विक सप्लाई चेन संकट और दुनिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 5 देशों की अपनी रणनीतिक यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी अब इटली पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से होगी। ये दौरा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा भर नहीं है, बल्कि भारत की नई वैश्विक रणनीति, आर्थिक साझेदारी और यूरोप के साथ बढ़ते रिश्तों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 19-20 मई 2026 को इटली के दौरे पर हैं, यानी आज और कल वो रहेंगे। खास बात यह है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये पीएम मोदी की पहली बड़ी यूरोपीय यात्रा है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया यानी पूरा मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ईरान, इजराइल तनाव के कारण पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल यहाँ बना हुआ है, तब भारत का यूरोप के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौरा भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत दुनिया के अलग अलग शक्ति केंद्रों के साथ संतुलित और रणनीतिक संबंध बना रहा है। एक तरफ भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तकनीकी, रक्षा और व्यापार को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो वैश्विक दक्षिणी और मिडिल ईस्ट देशों के साथ भी संतुलन बनाए हुए है। इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच में उच्च स्तरीय वार्ता प्रस्तावित है। दोनों नेता रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करने पर विचार कर सकते हैं। आतंकवाद को फंडिंग रोकने, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी बातचीत होगी, ये भी आपको बता दें। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और इटली के रिश्ते हमेशा इतने मजबूत नहीं रहे। साल 2010 के दशक में अगस्ता वेस्टलैंड, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, तमाम चीज़ें चर्चा में रही हैं और इसी की वजह से इन संबंधों को गहरा झटका भी लगता रहा था। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड पर भारत में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद भारत ने कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया और दोनों देशों के साथ जो रक्षा संबंध थे वो ठप हो गए थे। इसी दौरान इतालवी मरीन विवाद ने भी रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया था। कई सालों तक दोनों देशों के बीच में रक्षा, तकनीकी और सैन्य समझौतों को लेकर भरोसे की कमी बनी रही, लेकिन 2021 के बाद में हालात तेजी से बदले। दोनों देशों ने रिश्तों की गहराई दी और साल 2023 में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। इसके बाद से व्यापार और निवेश के क्षेत्र में तेजी से प्रगति भी हुई। साल 2025 तक भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $16.77 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं साल 2000 से लेकर 2025 के बीच में 25 सालों में इटली ने भारत में $3.66 बिलियन का एक प्रत्यक्ष निवेश भी किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों की संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये 5 वर्षीय योजना व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग का व्यापक रोड मैप है। इस रणनीतिक वार्ता में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC पर खास फोकस रहने जा रहा है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये कनेक्टिविटी के लिहाज से। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत बढ़ गई है। भारत चाहता है कि यूरोप के साथ उसका व्यापारिक संपर्क सिर्फ समुद्री रास्तों तक सीमित ना रहे, बल्कि रेल, बंदरगाह और ऊर्जा नेटवर्क के जरिए भी एक नया आर्थिक गलियारा तैयार होना जरूरी है। इटली इस परियोजना में अहम भागीदार माना जा रहा है। इसके अलावा इटली भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI जैसे वैश्विक पहलों में भी सहयोग कर रहा है। इससे संकेत साफ है, इससे तमाम चीजें साफ है इनफैक्ट कि दोनों देश सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अस्थिरता जैसे मुद्दों पर साथ काम करना चाहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का ये यूरोप दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया 2 बड़े संकटों से जूझ रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा, तो दूसरी तरफ तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार किस प्रकार से प्रभावित है। विशेष तौर पर साउथ एशिया में इसका कितना असर पड़ रहा है वो आप सभी जानते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का 5 दिवसीय यूरोप का दौरा। लेकिन इटली में क्या क्या हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच में भारत किस तरीके से यूरोप के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देता है, या आने वाले समय में वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अहम और निर्णायक साबित हो सकता है।
बढ़ेंगे आगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर से बड़ा मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में कभी भी बड़ा युद्ध दोबारा छिड़ सकता है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी, बताया, तमाम जानकारियां साझा करते हुए कहा कि ईरान के साथ गंभीर और अहम बातचीत चल रही है और इसी वजह से प्रस्तावित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है ये बातचीत किस स्तर पर हो रही है और किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है, लेकिन व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी के माध्यम से ईरान पर दबाव बनाने के साथ साथ युद्ध को टालने की योजना पर भी काम कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ गई थीं, जबकि ईरान ने भी अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा था। अमेरिकी सेना को संभावित हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया जा चुका था। ट्रंप ने खुद कहा था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका बहुत बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अप्रैल में यानी मिड अप्रैल में दोनों देशों के बीच में अस्थायी सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके बाद ही तनाव खत्म नहीं हुआ। सीज फायर के बावजूद समुद्री टकराव, ड्रोन गतिविधियां, बयानबाजियां ये सब चली। ट्रंप कई बार ईरान को चेतावनी भी इस बीच देते नजर आए कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो युद्ध हम फिर से छेड़ देंगे। इस प्रकार की बातें की गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि चीन दौरे से लौटने के बाद ट्रंप का रुख अचानक और ज्यादा आक्रामक हो गया। उन्होंने ईरान को खुली चेतावनी दी और कहा था कि अमेरिका के पास में धैर्य की सीमा है और जरूरत पड़ने पर किसी भी समय हम हमला कर सकते हैं। इसके बाद माना जा रहा था कि अमेरिका बहुत जल्द जो है वो कोई बड़ा सैन्य कदम उठाते आपको दिख सकता है, लेकिन अचानक ट्रंप ने हमले की योजना पर ब्रेक लगा दिया। उसी से संबंधित ये खबर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका पीछे हटा। विशेषज्ञों की अगर हम माने, उनके मुताबिक अगर देखें इस मामले को, तो इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। जैसा कि पहला कारण है वैश्विक दबाव। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और वैश्विक दबाव बड़े पैमाने पर होगा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक ईंधन संकट गहराने लगा है। दूसरा है कि अमेरिका के सहयोगी देश यानी सऊदी अरब, कतर और यूएई भी नहीं चाहते कि हालात पूरी तरीके से युद्ध में बदल जाए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खाड़ी देशों को ही झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वजह है कि ट्रंप ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए ये फैसला लिया और महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का करीब 20 से 25% तेल गैस यहाँ से गुजरता है। अगर युद्ध बढ़ा तो ईरान इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में तेल संकट और ज़्यादा गहरा जाएगा। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। कई देशों में रसोई गैस और ज़रूरी सामानों की कीमतें तेज़ी से जो है बढ़ भी रही हैं और इसकी शॉर्टेज भी किस पैमाने पर दिखाई दे रही है वो हम आपको बता भी रहे हैं। अब ये संकट तीसरे महीने में पहुंच चुका है, ये आप जानते हैं। अमेरिका प्रशासन के भीतर भी इस बात को लेकर मतभेद बताए जा रहे हैं कि क्या सीधे सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका को यह भी डर है कि यदि ईरान पर सीधा हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में इस बार झुलस जाएगा। ईरान समर्थित संगठन इराक, सीरिया, लेबनान और यमन भी सक्रिय हैं। ऐसे में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला इस बार यूएस ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तेहरान का दावा है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन्स हैं जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकते हैं और हम एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे, हमले शुरू कर देंगे। ट्रंप पहले भी कई बार डेडलाइन देकर अपने फैसले बदल चुके हैं, ये भी याद दिलाना जरूरी है। यही कारण है कि दुनिया अभी भी असमंजस में है। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनकर रह जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी हॉर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा को लेकर आपात बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है। कई देश चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान किसी तरीके से बातचीत के माध्यम से इस मामले का हल करें, क्योंकि स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। फिलहाल दुनिया की नज़र वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है। ट्रंप ने भले ही अभी हमला रोका हो, लेकिन हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका तक दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रखा हुआ है और इसका सबसे बड़ा असर उन गरीब और विकासशील देशों को लग रहा है जो पूरी तरीके से तेल आयात पर निर्भर हैं।
हम बात पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की कर रहे हैं। संकट की सबसे बड़ी मिसाल वो देश बना है। बढ़ती तेल कीमतों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हम नैरोबी की अगर बात करें, जो वहाँ की राजधानी है केन्या की, तो कई बड़े शहर इसके साथ ही हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ चुके हैं। आगजनी हो रही है, सड़कें जाम हैं, पुलिस कार्रवाई और मौतों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष के बाद में खाड़ी क्षेत्रों में तेल सप्लाई को लेकर भारी संकट पैदा हुआ। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद किए जाने से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। जैसे ही इस मार्ग पर खतरा बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से उछाल मारने लगती हैं। उसका असर अब केन्या में किस प्रकार से हुआ है आप देख सकते हैं। केन्या में डीजल 45% महंगा हो गया है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अफ्रीकी देशों तक किस प्रकार से और लोगों की जान तक जा रही है, ये सिचुएशन है। ईरान संकट से तेल सप्लाई बाधित हुई है। ट्रांसपोर्ट यूनियन, बाड़ा मोटरसाइकिल चालकों ने हड़ताल का ऐलान यहाँ कर दिया। सोमवार सुबह राजधानी नैरोबी के बाहरी इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन हुआ, टायर जलाए गए, सड़कें जाम कर दी गई, कई जगहों पर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प भी हुई। स्थानीय मीडिया और एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। कई इलाकों में दुकान और वाहनों को भी जला दिया गया। नैरोबी का व्यावसायिक इलाका दिन भर लगभग खाली ही पड़ा रहता है। स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है और कई सरकारी और निजी कार्यक्रम भी रद्द किए जा रहे हैं। केन्या के गृह मंत्री किपचुम्बा मुरकोमेन ने कहा है कि स्थिति अब कंट्रोल में है और पुलिस ने 348 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। इस प्रकार का दावा गृह मंत्री के द्वारा वहां पर किया गया है। देखिए, असल में ये सिर्फ ईंधन की कीमतों का संकट नहीं है, बल्कि ये उस गहरे आर्थिक दबाव की तस्वीर है जिससे कई अफ्रीकी देश गुजर रहे हैं। केन्या यानी पूर्वी अफ्रीका की सबसे अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, लेकिन उसके बावजूद देश की 1/3 आबादी इस गरीबी में यहाँ जीवन बिता रही है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर परिवहन तक हर चीज़ महंगा हो चुका है। ऐसे में तेल की कीमतों ने अचानक हुई बढ़ोतरी से लोगों की कमर से तोड़ दी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में हालात जल्दी नहीं सुधरे तो अफ्रीका के इसी प्रकार से कई देश बर्बाद हो सकते हैं। नाइजीरिया की बात आप कर लीजिए, इथोपिया, तंजानिया, युगांडा, ऐसे तमाम देश हैं जो तेल संकट से जूझ रहे हैं। दिन पे दिन स्थितियां यहाँ पर और ज़्यादा खराब होती चली जाएंगी। कोरोना महामारी, कर्ज संकट के बाद उनकी अर्थव्यवस्था पहले कमज़ोर हो चुकी थी और अब ये जो मुश्किलात आ रही हैं, इसकी वजह से तमाम अफ्रीकी देश ये बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके सबसे ज़्यादा परिणाम जो भुगतने पड़ रहे हैं वो लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। केन्या सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए करीब $3.85 खर्च करने की घोषणा की थी ताकि डीजल और मिट्टी तेल की कीमतों पर काबू किया जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया।